आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात कर रहे हैं जो शायद आजकल बहुत से घरों में महसूस की जा रही है। यह है छात्रों में डिजिटल दुनिया की लत और इसका उनके सीखने के कीमती समय पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास शिव नारायण का तक्षशिला पेज पर लिखा एक लेख है। शीर्षक है डिजिटल लत और सीखने के समय की कमी की समस्याएं। ये लेख बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात करता है कि कैसे घंटों तक स्क्रीन पर लगे रहना, चाहे वो वीडियो देखना हो, सोशल मीडिया हो या फिर गेम्स, ये ना सिर्फ आप कह सकते हैं दिमाग को थका रहा है, बल्कि पढ़ने, लिखने और सोचने समझने जैसे जरूरी कामों के लिए तो वक्त ही नहीं छोड़ रहा। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये बच्चों के पूरे विकास और यहाँ तक कि पारिवारिक माहौल पर भी असर डाल रहा है। तो आज हम इसी लेख की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और असल मुद्दा जो ये लेख उठाता है वो है डिजिटल मनोरंजन और सीखने के लिए जो जरूरी वक्त चाहिए उसके बीच का बिगड़ा हुआ संतुलन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है वो इस नई चुनौती से क्यों जूझ रही है, क्यों मुश्किल हो रही है उसे। और सबसे दिलचस्प बात, हम लेख में सुझाए गए एक नए नजरिए लर्नोग्राफी को भी जानेंगे। इसमें ब्रेन पेज मेकिंग और ब्रेन पेज आर्ट्स जैसी कुछ नई बातें हैं। तो चलिए इस पूरे उलझन को और इसके जो संभावित समाधान लेख में दिए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ही पकड़ दें। लेख कहता है कि छात्र डिजिटल मनोरंजन पर बहुत ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। कौन सी खास चीजें हैं ये जिनका जिक्र है, मतलब जो इतना टाइम ले रही हैं? हाँ, लेख साफ तौर पर वीडियो देखने की बात करता है। सोशल मीडिया पर वो जो अंतहीन स्क्रोलिंग चलती है, हाँ। और जाहिर है ऑनलाइन गेम्स। और ये चीजें सिर्फ वक्त नहीं लेती, ये दिमाग को एक तरह से कह सकते हैं कि थका देते हैं। मतलब ये कि जब असल में ध्यान लगाकर पढ़ने की बारी आती है, या मान लीजिए गणित जैसा कोई मुश्किल विषय समझना है, तो दिमाग उतना ताजा या उतना तैयार महसूस नहीं करता। वो जोर लगाने की क्षमता वो कम हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आम थकान नहीं है कि भाई थक गए, ये कुछ और गहरा है, जैसे दिमाग के काम करने के तरीके पर ही असर पड़ रहा है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। देखिए, लेख बताता है कि ये जो लगातार मिलने वाला डिजिटल मनोरंजन है ना, ये हमारे दिमाग के डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। आसान भाषा में समझें तो दिमाग को तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों की आदत पड़ जाती है, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आया या गेम में अगला लेवल पार कर लिया। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसके मुकाबले पढ़ाई या कुछ नया सीखने में जो गहरा संतोष मिलता है उसके लिए सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए। और वो इस तत्काल संतुष्टि की आदत की वजह से मुश्किल लगने लगता है, दिमाग उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। और इसी से जुड़ा हुआ लेख में एक टर्म है ब्रेन पेज एडेड टाइम या BAT, इसका जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, BAT यानी ब्रेन पेज एडेड टाइम। लेख के मुताबिक ये वो जरूरी, वो प्रोडक्टिव समय है जो हम किसी जानकारी को सच में समझने, उसे अपने दिमाग में ठीक से बैठाने और ज्ञान की एक तरह की मानसिक संरचना बनाने में लगाते हैं। इन संरचनाओं को ही लेख ब्रेन पेज कहता है। अच्छा, ब्रेन पेज। हाँ, सोचिए जैसे आप किसी टॉपिक पर नोट्स बनाते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, उस पर सवाल हल करते हैं। ये सब BAT का हिस्सा है। इसी से आपके दिमाग में उस विषय का ब्रेन पेज बनता है, एक समझ बनती है। और जब डिजिटल मनोरंजन में घंटों चले जाते हैं तो जाहिर है ये BAT ये बहुत कम हो जाता है। समझ गया। तो ब्रेन पेज एक तरह से हमारे दिमाग में बने हुए ज्ञान के पक्के नोट्स या नक्शे जैसा है, और BAT वो टाइम है जो इन नक्शों को बनाने में लगता है। और जब BAT कम होता है तो ये नक्शे या तो ठीक से बन नहीं पाते या अधूरे रह जाते हैं। तो इसका छात्रों की असल जिंदगी पर क्या असर दिख रहा है, क्या कहता है लेख? असर कई लेवल पर दिखता है। सबसे पहला और सीधा असर तो जाहिर है उनकी पढ़ाई पे पड़ता है। अकादमिक परफॉर्मेंस गिरने लगती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लेख ये भी बताता है कि छात्र अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के प्रति भी थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, जैसे अपना कमरा साफ रखना या घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, यहाँ तक कि समय पर खाना, सोना, इन सब चीजों में ढिलाई आने लगती है। और इसका असर फिर घर के माहौल पर, पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि ये जो अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी आती है, ये छात्रों की भावनात्मक समझ, उनकी मैच्योरिटी और उनके सामाजिक व्यवहार पर भी असर डालती है।
पेरेंट्स अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर या घर के किसी काम पर टिकाना कितना मुश्किल हो गया है। उनको घंटों स्क्रीन से हटाकर किताब पकड़ाने या कोई जिम्मेदारी का काम सौंपने के लिए कहना पड़ता है, और इससे घर में तनाव और निराशा का माहौल बन सकता है। ये पारिवारिक शांति के लिए सच में एक बड़ी चुनौती है। ये तो हुई समस्या और उसके असर की बात। अब इस पर आते हैं कि हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो इस चुनौती से निपटने में नाकाम क्यों हो रही है। लेख पारंपरिक तरीकों की आलोचना क्यों करता है? देखिए, लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली काफी हद तक एक बोलने वाली कक्षा पर निर्भर है। यानी शिक्षक बोल रहे हैं और छात्र बस सुन रहे हैं, और ये तरीका उन छात्रों को बांधे रखने में अब कामयाब नहीं हो पा रहा जो तेज रफ्तार वाले आकर्षक विजुअल कंटेंट के आदी हो चुके हैं। हाँ, मतलब डिजिटल दुनिया उन्हें लगातार कुछ ना कुछ नया उत्तेजक दे रही है। बिल्कुल, और उसके सामने क्लासरूम का वो निष्क्रिय माहौल जहाँ बस सुनना है, वो उन्हें बोरिंग लगता है, उनका ध्यान ही नहीं टिकता। तो ये सिर्फ ध्यान खींचने की बात नहीं है, बल्कि सीखने के तरीके की ही कोई बुनियादी समस्या है। लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये कहता है कि पारंपरिक तरीके जो सिर्फ सुनने पर जोर देते हैं वो दिमाग के मोटर विज्ञान को सक्रिय नहीं करते। मोटर विज्ञान से यहाँ मतलब है कि सीखना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, ये क्रियात्मक प्रक्रिया भी है जिसमें हम कुछ करते हैं, जैसे लिखना, कोई चित्र बनाना, कोई मॉडल बनाना, या समस्याओं को हल करने के लिए सच में हाथ पैर चलाना। अच्छा, मतलब करके सीखना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जब हम सक्रिय रूप से कुछ करते हैं तो ज्ञान ज्यादा गहराई से दिमाग में बैठता है। वो सिर्फ सुना हुआ नहीं रहता, वो हमारा अपना बन जाता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ लेक्चर सुन लेना उतना प्रभावी नहीं है जितना कि उस जानकारी के साथ कुछ करना। बिल्कुल, लेख इसी करने पर बहुत जोर देता है। पारंपरिक कक्षाओं में अक्सर लक्ष्य उन्मुख कार्य संचालन, या जिसे लेख गोटो कहता है, गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन, उसकी कमी होती है। गोटो का मतलब है सीखने के लिए साफ लक्ष्य तय करना और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाना, कुछ करना। जब छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तो ना केवल उनका ध्यान भटकता है, बल्कि वो ज्ञान उनके दिमाग का स्थायी हिस्सा भी नहीं बन पाता। वो जानकारी को सुनते हैं, शायद रट भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसे असल में समझना और इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते। और यहीं पर लेख लर्नोग्राफी का जिक्र करता है। ये सुनने में काफी अलग और नया लग रहा है। ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या चीज? हाँ, लर्नोग्राफी को लेख एक कह सकते हैं एक वैकल्पिक ढांचे के तौर पर पेश करता है। ये सीखने को सिर्फ जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे एक मोटर आधारित ज्ञान हस्तांतरण प्रणाली के रूप में देखता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां ज्ञान का हस्तांतरण, ट्रांसफर, सक्रिय कार्यों यानी मोटर एक्टिविटी के जरिए होता है। सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर इसका सार यही है कि सीखना तब होता है जब हम ज्ञान के साथ कुछ करते हैं, फिजिकली और मेंटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासरूम में कितने घंटे बिताए, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि छात्र असल में उस ज्ञान के साथ क्या कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। लर्नोग्राफी का फोकस क्लासरूम में बिताए गए समय यानी क्लॉक आवर्स से हटकर ब्रेन पेज आवर्स पर है। बीपीएच का मतलब है वो वास्तविक समय, वो एक्चुअल टाइम जो छात्र ज्ञान को सक्रिय रूप से बनाने, उसका अभ्यास करने और उसे लागू करने में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी विषय को सिर्फ सुनने के बजाय उस पर नोट्स बनाना, उसकी समरी लिखना, उससे जुड़े सवाल हल करना या कोई प्रोजेक्ट बनाना, ये सब बीपीएच में गिना जाएगा। और लक्ष्य है मजबूत और टिकाऊ ब्रेन पेज बनाना। तो ये ब्रेन पेज आवर्स असल में बीएटी, ब्रेन पेज एडेड टाइम को मापने और उसे प्रायोरिटाइज देने का एक तरीका हुआ। जैसे हम जिम में बताए समय के बजाय इस पर ध्यान दें कि असल में कितनी एक्सरसाइज की करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अभ्यास करेगा, चर्चा करेगा, उसका ब्रेन पेज उतना ही मजबूत बनेगा। और लर्नोग्राफी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो सक्रिय जुड़ाव है, ये ना सिर्फ सीखने को बेहतर बनाता है, बल्कि लेख के अनुसार ये भावनात्मक और संज्ञानात्मक कार्यों के बीच संतुलन बनाने में भी मदद कर सकता है। इससे शायद डिजिटल मनोरंजन की लत का जो आकर्षण है वो कम हो सकता है, क्योंकि छात्र को सीखने और कुछ हासिल करने से ज्यादा गहरा और स्थायी संतोष मिलने लगता है। लेख में दिमाग के कुछ हिस्सों का भी जिक्र था। थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
डिजिटल लत के संदर्भ में, क्या लर्नोग्राफी इस चीज पर भी ध्यान देती है? हाँ, लेख संक्षेप में ये बताता है कि डिजिटल लत दिमाग के इन जरूरी हिस्सों को कैसे प्रभावित करती है। ये हिस्से ध्यान, आदतें बनाने और निर्णय लेने जैसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि लेख इसकी न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म में बहुत गहराई तक नहीं जाता, पर वो ये जरूर इशारा करता है कि लर्नोग्राफी जैसा सक्रिय, मोटर आधारित सीखने का तरीका इन प्रभावों को कम करने में मददगार हो सकता है। ये एक तरह से दिमाग को निष्क्रिय मनोरंजन के बजाय सार्थक काम में लगाकर उसे रीट्रेन करने जैसा है। ये तो काफी दिलचस्प है, लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। क्या लर्नोग्राफी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह नकार देती है या इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका सुझाती है? टेक्नोलॉजी एक बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती है अगर उसका इस्तेमाल सही उद्देश्य और सही तरीके से किया जाए। हाँ। कुंजी है उद्देश्यपूर्ण उपयोग, पर्पसफुल यूज, जैसे एजुकेशनल ऐप्स का इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए करना, ई-लाइब्रेरी से पढ़ना, डिजिटल नोट्स बनाना, सिमुलेशंस के जरिए मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये सब ब्रेन पेज निर्माण में मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेने से तो बात नहीं बनेगी शायद। इसे लर्नोग्राफी के ढांचे में कैसे फिट किया जाए, मतलब कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल सही सवाल है। सिर्फ साधनों का होना काफी नहीं है, उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। लर्नोग्राफी के तहत इसका मतलब होगा, पहले तो सीखने के स्पष्ट लक्ष्य तय करना कि आप क्या सीखना चाहते हैं। फिर एक GTO शेड्यूल बनाना, मतलब आप इसे कैसे और कब करेंगे, क्या एक्टिविटीज करेंगे, और फिर लगातार BPH बनाए रखना, यानी नियमित रूप से सक्रिय होकर सीखना। ये असल में स्क्रीन टाइम को बदलने के बारे में है। मनोरंजन के लिए घंटों स्क्रीन देखने के बजाय ज्ञान हासिल करने और स्किल बनाने के लिए स्क्रीन का सोच समझकर इस्तेमाल करना। और जाहिर है ये बदलाव सिर्फ छात्र अकेले तो नहीं ला सकते। सही। इसमें सबकी भूमिका होगी, पेरेंट्स, टीचर्स। हाँ बिल्कुल। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये एक साझा प्रयास है, एक कलेक्टिव एफर्ट। माता पिता, शिक्षक और छात्र तीनों को मिलकर काम करना होगा। ऐसा माहौल बनाना होगा जहां समय की कीमत सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि असल कामों के जरिए समझाई जाए। शिक्षकों को शायद अपने पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे, ज्यादा एक्टिविटी शामिल करनी होगी। माता पिता को घर पर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां सीखने और मेहनत करने को महत्व दिया जाए और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने में मदद मिले। उद्देश्य यही है कि डिजिटल मनोरंजन पर जो समय बर्बाद हो रहा है उसे ब्रेन पेज बनाने और उपयोगी कौशल विकसित करने की दिशा में मोड़ा जाए। तो अंततः लर्नोग्राफी का लक्ष्य क्या है? मतलब ये सफलता को कैसे देखती है, कैसे परिभाषित करती है? ये सीखने की सफलता को देखने का नजरिया ही बदल देती है, आप कह सकते हैं। पारंपरिक रूप से हम सफलता को ग्रेड्स या क्लास में बिताए घंटों से मापते हैं ना, लेकिन लर्नोग्राफी कहती है कि सफलता का असली पैमाना है कितने और कैसे ब्रेन पेज बनाए गए। मतलब छात्र ने कितना ज्ञान वास्तव में आत्मसात किया है, कितना गहरा समझा है और उसे कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यानी रटने या सिर्फ परीक्षा पास करने के बजाय असली समझ और क्षमता पर जोर है। सटीक। लेख का तर्क यही है कि जीवन में असली और टिकाऊ संतुष्टि वो गेम जीतने या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने जैसे क्षणिक रोमांच से नहीं मिलती। वो मिलती है कुछ सीखने से, किसी स्किल में महारत हासिल करने से और उससे जो आत्मविश्वास पैदा होता है उससे। लेख टैक्सीलावियर्स बनाने की बात करता है, ऐसे स्मार्ट आत्मनिर्भर शिक्षार्थी जो खुद से सीखने की क्षमता रखते हैं, जो जानते हैं कि ज्ञान कैसे हासिल करना है और उसका उपयोग कैसे करना है। और सीखने से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि वो मनोरंजन के उत्तेजक लेकिन खोखले रोमांच से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। तो हमने आज काफी कुछ समझा, कैसे डिजिटल भटकाव छात्रों के सीखने का कीमती समय छीन रहा है, इसका उनके एकेडमिक प्रदर्शन और पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, क्यों पारंपरिक शिक्षण विधियां इस चुनौती के सामने थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं, और फिर लर्नोग्राफी का एक वैकल्पिक नजरिया देखा जो BAT, BPH और GOTO जैसी अवधारणाओं के जरिए सक्रिय ब्रेन पेज निर्माण पर जोर देता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार शायद यही है कि हमें समय को देखने और इस्तेमाल करने का तरीका बदलना होगा।
लेख हमें ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होकर, यानी सीखने को सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि एक शारीरिक और मानसिक क्रिया मानकर, छात्र न केवल डिजिटल लत के चंगुल से निकल सकते हैं बल्कि स्थायी समझ और उपयोगी कौशल भी विकसित कर सकते हैं। ये एक तरह का आह्वान है कि हम निष्क्रिय उपभोग के बजाय मेहनत और गहरी लगन को महत्व दें। और इस चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है जाते जाते। स्रोत कहता है कि दिन की सफलता को बनाए गए ब्रेन पेज से मापा जाना चाहिए। ये सोचने पे मजबूर करता है कि असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा। घर पर या स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाना जहां हम सच में गुजारे गए घंटों या स्क्रीन टाइम के बजाय ब्रेन पेज आवर्स को प्राथमिकता दें, उन्हें ट्रैक करें। ये व्यावहारिक रूप से कैसे संभव हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? यकीनन ये एक बड़ा सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है।